अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, माह रमजान में हमारे मौज़ूआत अक्सर ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से इसी मुकद्दस महीने के साथ होता है। इत्तफाक ऐसा है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद भी इस खानदान के जद्दे अमजद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसी महीने में रखी। आइए देखते हैं आज दरबार अकबरी का क्या हाल है। उस्ताद मोहतरम, आलम पना, खजानों के मुंह खोल दिए जाए। अच्छा खजाने तो यही कहते हैं जी, बड़ी फरावानी है, बड़ा माल आ रहा है, हालात तो वे कितने जा रहा नहीं। शहंशाह मौज़म, जान के मानता हूँ तो कुछ अर्ज करूँ। इजाजत है। हालत ये है आलम पना के कर्जे ले लेके बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का। हर हफ्ते मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। अब जी खजाने जी टका भी नहीं पिया। कोई साग डार तो कहना पे खजाना भरया पिया, वो झूठ बोलता। हाँ जी, वो इसहाक डार का खजाना है, पाकिस्तान का खजाना है, यहाँ की हुकूमत है। तुम अकबर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती शहंशाह अकबर का किरदार कर रहे हो? क्यों तुम्हें शौक है नवाज शरीफ बनने का? हम तेन समझ आ गई है ना, तू एक खच जहा करैक्टर हैगा, साडा डार साहब नाल कोई तलक नहीं। खजाने जी परदादा जी पार्टी पुरानी पोशाक भाई। क्या बंदा था वैसे, क्या दिलेर आदमी था तुम्हारा परदादा। देख लो उसे कितना प्यार कर रहे हैं, पोशाक नहीं उसे इधर उधर होने दी थी। उसकी पोशाक तुमने रख ली, उसकी बहादुरी तुम्हें याद नहीं? उसकी स्ट्रगल, उसकी जद्दोजहद तुम्हें याद नहीं? की स्ट्रगल सी जी उन्होंने दी? अपने मुल्क से भागा, फरगाना से भागा था। रस्ते में कितने दरिया, कितने पहाड़ी सिलसिले उसने उबूर किए और किन मुश्किल हालात का सामना करते हुए वो यहां पहुंचा और आकर सल्तनत पर काबिज हुआ। छोटे से लश्कर के साथ आया और इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी। कल्ला पैदा है जी जी, परदादा जी पागल सन। देखो परदादा दौड़े, अब ही तो उम्मीद ना लाना, इसको दौड़े नहीं जाना। हद दे तुम गुस्ताख। बादशाह सलामत, दिन बड़ा घबरांदा पिया, यकीन करो गर्मी बड़ी हो गई है। तो मैं सत्तू लाए थे। अफ्तार साहब, बर्फ वाला पानी पीने तरस गए ऐसे थे। बादशाह से कहो इसके पास बर्फ वाला पानी बहुत होता है, इसके मसाहिबीन तोहफे में बर्फ भेजते हैं। पता है ना आपको, भूल गए? नहीं यार, क्या मेरी लाश नू लाउनी हुंदी हो? पहाड़ी इलाके में जब बर्फ टूटती है, वहां के बड़े बड़े सरदार आपको हर साल बर्फ भेजा करते थे और मौसूफ अपने मसाहिबीन को, वज़रा को तोहफे में एक बड़ी, उस वक्त बर्फ एक बहुत बड़ी डेलिकेसी, एक बड़ी नायाब और नादिर चीज हुआ करती थी। खाने खाना आलम पना, हम सारा मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाए। आज उन्होंने बिरयानी पकाई है। जंग का ऐलान कर दिया जाए। तो क्यों जवान हाथी, घोड़े और सिपाहियों को अलर्ट कर दिया जाए। एडा बड़ा बोल ना बोल, साढ़े को इको घोड़ा है और वो भी पेंचर है। ये तो सारे बह के आंदे हैं, पीछे सी रेड़ा लाया होते। एडा माड़ा घोड़ा अब्बा ने बह बह के टीरा करता है। अच्छा जी, ये रसोई ना परदादा आया कित्थों सी? ज़हीरुद्दीन बाबर। और की तू फैल स्पीकर ना ना परदादा बता तो रहा, फरगाना से आया था। फरगाना केड़े मुल्क च? मेरी कोई उते फुफी भी आई हुई है जी, मैनू नहीं पता, मैं पूछ रहा। उज़्बेकिस्तान का एक शहर है फरगाना जी, और 12 साल की उम्र में वो तख्त नशीं हुआ, लेकिन उसके रिश्तेदार, चचे ताए उसके खिलाफ हो गए और उसके खून के प्यासे। परदादा ने इतना लंबा सफर पैदल किया जी। वैसे तुम्हारे परदादे ने गप्पे भी बड़ी हाँक रखी हैं अपनी किताब में। तो उसके बाबरी में वो कहते हैं, एक रात में दरख्त पर सोया हुआ था, दुश्मनों का डर खौफ, तो दरख्तों पे सोता था। तो कहते हैं एक पाइथन ने, एक बहुत बड़ा अजदा, उसने मुझे कॉइल किया हुआ मेरे इर्द गिर्द और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सांस घुटता चला जा रहा है। अब ये बात मानने वाली है ही नहीं कि अगर उसने तुम्हें कॉइल कर लिया है तो तुम उससे निकले कैसे? सही तो लोक दास्तान लगती है कोई, लोक दास्तान ने बहुत। मैं तो ये भी नहीं मानता है दरख्त चढ़िया किवें सुता किवें। एक्चुअली परदादा जी हल्के जे बांदर सिफत से नहीं यार, तुम्हारा बाप हालांकि ये काफी गट्ठे जिस्म का मालिक था, जिस तरह भाग के हाथी के ऊपर चढ़ता था। हाँ जी, हाथी नाच के देते चढ़ता। अनारकली जी, आज हमारा कबाब खाने को जी चाहता है। केड़े कुआब खाने जी? कुआब क्या होता है यार? साडा दरबार इंदा ही है, तू ध्यान ना दो। तुम्हें पता है इंडिया में शामी कबाब इंट्रोड्यूस इसने करवाया था। अजय जी, वो तो बड़ा मशहूर है अकबर कबाबा वाला। नहीं, इसने शाम से, सीरिया से एक बावर्ची मंगवाया जो गोश्त को बहुत आला ट्रीटमेंट दिया करता था। हिंदुस्तान आकर उसने फिर इसको मसाले ऐसे डाले कि आज भी शामी कबाब हर टेबल की शान समझा जाता। सर और कबाब केड़े केड़े होंदे ने? ਉਹ ਨੀ ਦਿਓ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ
गल सुनो जी कोई कदा ख्वाब पे है ये आलम पना क्या बात है बड़ी भूख लग रही है जी। अच्छा ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਹੈਗਾ। मुझे वाकई लगता है सारी नहुसत इसी की वजह से। परदादा दी है जी मैं तो दौड़े सन क्यों? ये पीछे लग गया से खाने खाना आलम पना कल हम अफ्तारी 20-25 डिशों से करेंगे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये डिनर में रोगन जोश बहुत पसंद किया करते और ये म्यूजिक डायरेक्टर है वो रोगन घोष है। अच्छा ये रोगन जोश है, रोगन जोश। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये बड़ा शानदार बहुत लाजवाब तरीके से बनने वाला वो गोश्त है जो आज भी बड़ा पॉपुलर है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो किवें बन रहे जी जरा दस ही दियो। भाई ये बनता तो आम गोश्त की तरह इसको पहले उबाला जाता है फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लाजवाब मसाले मलमल की एक पोटली में डालकर इसके अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो उनके जोश में हल्की आंच पर ये पकता रहता है। फिर इसके अंदर खोया डाला जाता है, फिर मक्खन के साथ फ्राई किया जाता है और इस पर काफी बड़ी मिकदार में जाफरान छिड़की जाती है। ते पोटली पीछे हुंदी है, पोटली बाद में निकाल लेते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਮਨੂਸ हाँ जी ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ पोटली खा ली सी। पोटली खा गए। हाँ जी उदों दी शक्ल ही इंज हुई। बादशाह सलामत, मेरा मशवरा आपको ये है कि ये खाने अब तर्क कर दें। आपकी सेहत इनकी इजाजत नहीं देती। ਉਹ ਕਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। बादशाह सलामत मैं तो कहनी है बंदा खांदा पींदा मरे एवं तरस के मरन का की फायदा। ਸਹੀ ਗੱਲ जो तुहाडा दिल करदा खाओ। ਸਹੀ ਗੱਲ गोश्त खाना है, कीमा खाना है। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जी साडे च कोई ऐसा बादशाह नहीं जरा A1 बेहतरीन सी। आप में अगर कोई बेहतर इंसान था तो वो औरंगजेब आलमगीर, अच्छा हुक्मरान अकबर था। एक बार मैंने चांस दो, मैं मुगल सल्तनत का नक्शा बदल दें। तुम्हें चांस मिलने वाला है, अनकरीब मिलेगा, और तुमने कोई नक्शा नहीं बदलना। तुमने जो नक्शा बदला है वो फिल्म साजों ने, हिदायतकारों ने, कहानी नवीसों ने बदला है, तुमने कुछ नहीं किया था। अगर महरुन्निसा ना होती तो जितनी देर तुमने हुकूमत किया उसका उशरे शीर भी ना कर सकते। ये महरुन्निसा थी जो इंडिया को रन करती रही है। मेरे पीछे तू ये सारा कुछ करती रही। और तुम कहाँ होते थे? धुत होता था नशे में, और कहाँ होने इसने। मेरे रुकी हो गई चंगी भली सी जो मैं शादी की थी। तुमने उसके शौहर को कत्ल करवाया था, याद रखो। और सर मैं नहीं कत्ल कराया, मेरे दिल इल्जाम है। क्यों बैरम खान, तुम बताओ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿन ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? तुम ऐसे ही उसकी साइड ले रहे हो। ये खानदान किसी का नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाइयों के साथ, चचाओं के साथ जो सलूक किया और तुम्हारे साथ जो सलूक होने वाला है तुम्हें पता है? क्यों सर, इसने क्या कसूर किया था? इसका कसूर ये था कि ये बड़ा जीरक था, बहुत समझदार था और उतना ही पॉपुलर भी हो गया। हर फैसले में ये टांग अटकाया करता था। अकबर को पसंद नहीं। अकबर चूंकि अनपढ़ था, जाहिल नहीं था, अनपढ़ जरूर था, उसे इसके साथ एक हसद रहती कि लोग इसकी बात को ज्यादा अहमियत देते। और फिर ये बहुत से दरबारियों की जेलसी का भी शिकार हो गया। तो उस दौर की एक बड़ी अहम सजा हुआ करती थी, आप जबरी हज पर भेज दिया करते थे। इसको हज पर भेज दिया गया और रस्ते में ही एक इंतहाई मुनासिब मकाम पर कत्ल करवा दिया। ਤੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। बादशाह सलामत ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਨਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਵੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? शर्म तो नहीं आती है भाई। आज तो मैं दोनों अब्बा कहने नहीं, मैनू अब्बा अब्बा कही जाऊं। ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਓ ਬੜੇ ਅੱਬੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਦਾਂ जब भी तुम दरबार में आते हो इसी तरह चिड़चिड़ करते हो। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਰਮ ਖਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹੱਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਤੂੰ। अपनी बकवास बंद करो। हौली बार 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 कह रहा हूं कि अपनी बकवास बंद करो। हो तू तो हर बार का है, लेकिन मेरे और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हर दफा आ जाते हो तुम, खुद भी जूते खाते हो, बेचारे बादशाह को भी मरवाते ਉਹ ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हो। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। 3000? 3000 ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। बादशाह 3000 पे जलील हो रहे हो तुम। ਓਏ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਓਏ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, मैं पैसे लेने हैं। अच्छा यार जल्दी से जूता खाओ और जाओ। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, मैं भी तेरे आखिरी बार कह रहा हूँ। तेरा खाना खराब ਇੱਥੇ ਲੰਮਿਆ
Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khwateen Hazrat, हमें ईमेल्स के जरिए अक्सर व्यूअर्स पूछते रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कि आपने फलां बात अधूरी छोड़ दी, फलां चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अभी कुछ अर्सा पहले हमने इजरा तफन्नुन चंद सांपों का तस्करा किया था, स्नेक वैनम का, एंटी स्नेक वैनम का तस्करा किया था, वैक्सीन का तस्करा किया था, लेकिन उस दिन मकसद हुकूमतों से अपील करना था कि ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंटी स्नेक वैनम जितनी रिक्वायर्ड है उसका 50% भी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रोड्यूस नहीं कर रहा और आगे सीजन आने वाला है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक साहब ने याद दहानी कराई कि आफ्ताब साहब, मैं पिछले 8-7 साल से आपको देखता सुनता आ रहा हूं कि आप हर साल रोना उस वक्त रोते हैं जब सीजन गुजर चुका होता है। तो जनाब, हम एहतियातन आपको आज कुछ बताए देते हैं कि इस हवाले से कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि एंटी स्नेक वैनम तैयार किस तरह होता है। फिर दूसरा यह कि पाकिस्तान में कितने जहरीले सांप हैं। फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल पाकिस्तान में 1.5 लाख अफराद स्नेक बाइट का शिकार होते हैं। तकरीबन 9 से 10 हजार लोगों की मौत वाक़ई होती है, जबकि पूरी दुनिया में विक्टिम्स की तादाद 50 लाख है और 1 लाख के करीब लोग मौत से हमकिनार होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी पेशबंदी 2 तरह से की जाती है। एक तो लोगों को एजुकेट किया जाता है, और मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर है कि जितने जोगे हम हैं, हम इस हवाले से अवाम को, अपने व्यूअर्स को एजुकेट करते चले आ रहे हैं कि सांप से बचा किस तरह जा सकता है। उसके लिए सांप को समझना बहुत जरूरी है। 4 जहरीली किस्में हैं हमारे यहाँ सांप की, और ज्यादातर सांप ऐसे हैं जो नॉन वेनमस होते हैं। नहीं तो सर कैसे पता चलेगा कि ये वेनमस है? बाइट तो हर सांप करता है। अगर आप ये समझें कि ये चूंकि नॉन वेनमस है, ये मुझे बाइट नहीं करेगा, सांप के पास दांत होते हैं और अल्लाह ने उसे दिए ही बाइट करने के लिए। अगर आपके जख्म के ऊपर वी का निशान बना महसूस हो तो फिर समझ लीजिए कि ये नॉन वेनमस है, ये जहरीला नहीं है। जो वेनमस होते हैं वो सिर्फ 2, आमतौर पर 2 सुराख होते हैं। ये जो 2 फैंग्स होते हैं, अगले दांत, उनके बारीक निशान होते हैं। नहीं तो सर जे को वेनमस सांप दा दांत टूटा हुए, तुम सांप के साथ हो या हमारे साथ? सर एक बड़ी मशहूर बात है कि सप हर महीने वड्डण आंदा है, वो काला सप हुंदा है। उन्हें सब ही कुत्ता करता है। काला नाग बिल्कुल, बल्कि कोई सांप ऐसा नहीं है जो हर महीने बाद अपने विक्टिम को तलाश करता हो और उसे काटता हो, और हर महीने काटने के बावजूद वो जिंदा रहता हो। सर सुनिया तो है नहीं, ये बात गलत है। ये आमतौर पर जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं ना, या लो वेनम होती है जिनकी, वो काटते हैं आपको, और उनमें सरे फहरिस्त है बुआ। ये जो दोमुही होती है, जी जी, दोमुही के अंदर वेनम नहीं होता, लेकिन एक बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया जरूर होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके ब्लड से निकलता ही नहीं, वो मौजूद रहता है और ट्रेवल करता है पूरे जिस्म में, और ठीक 30 दिन बाद वो फिर उसी मकाम पे आ जाता है जहां बाइट होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि बुआ यानी दोमुही आमतौर पर चांद रात को बाहर निकलती है, उसे चूंकि नजर नहीं आता अंधेरे में, और दूसरी बात यह कि ये बड़ा रोमांटिक सांप कहलाता है। क्या बात। ये पेड़ की शक्ल में चांद रात को बाहर आता है। अच्छा, अब होता ही है कि चांद रात आमतौर पर चांद से आगे पीछे 1-2 दिन जब रोशनी होती है, उस दिन ये काटता है। मतलब है कि इंसान के साथ इसका राब्ता होता ही उन दिनों है, तो इसने काट लिया। अब उसे पता चला कि सांप ने काट लिया, तो कोई इलाज विलाज हुआ, किसी सन्यासी ने कर दिया, वैक्सीन तो मिलती नहीं है, डेटोल से धो लिया, किसी चीज से धो लिया, चले जान छूट गई, क्योंकि वेनमस नहीं था। अगर 2 दिन निकालनी है तो अब निकाल लेगा बंदा। ये ठीक 1 महीने बाद जब ट्रेवल करते हुए बैक्टीरिया यहीं पे आता है, तो सोते में बंदा उसको खुजाता है, शदीद खारिश होती है। तो खारिश में आमतौर पे उसके वो जो 2 छोटे छोटे जख्म के निशान होते हैं, उन्हें फिर से छील देता है, और जब जागता है तो देखता है उनमें से खून रिस रहा है।
اور بات مشہور ہے، دیکھے جی سانپ پھر آیا، تمہیں تلاش کیا، اس نے کاٹا اور چلا گیا. وہ مارے گا نہیں، تمہیں ہر مہینے تلاش کر کے آئے گا، بندہ اس غم سے مر جاتا ہے. بہرحال میں مختصراً بتا رہا تھا کہ اینٹی سنیک وینم تیار جس طرح ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہے. یعنی سانپ کے اندر سے زہر ایکسٹریکٹ کرنا، اس کو ملکنگ کہتے ہیں. یعنی سانپ کی ملکنگ ہو رہی ہے، جیسے کاؤ کی ملکنگ ہوتی ہے نا جی، جس طرح بھینس سے گائے سے آپ دودھ لیتے ہیں، اسی طرح سانپ سے اس کا زہر لینا، اس کو ملکنگ کرنا کہلاتا ہے. یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے. تم نہ شروع کر دینا، یہ بڑا پروفیشنل کام ہے اور پروفیشنلز ہی کو زیب دیتا ہے. اب اس کا زہر نکال کر اسے سکھایا جاتا ہے. سکھانے کے بعد اسے گھوڑے کی ایک خاص وین میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اب پورا سال، بلکہ سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ زہر گھوڑے کے سسٹم میں رہتا ہے، اس کے خون میں رچ بس جاتا ہے. اس خون سے پھر اینٹی سنیک وینم ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ NIH کے پاس، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جو بہت اچھی ویکسین بناتا ہے، اس کے پاس صرف 70 گھوڑے ہیں. اگر یہ گھوڑے 150 ہوتے تو ہماری ضرورت پوری کرتے. اب دیکھیے کس قدر میتھمیٹیکل بات ہے، اور اس کے لیے آپ کو قطعاً آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2 + 2 = 4 والی بات ہے کہ آپ ہر سال اینٹی سنیک وینم تقریباً 45 کروڑ کی منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ خود کفیل ہونے کے لیے صرف ایک ہی دفعہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے 40 کروڑ. آپ 40 کروڑ کی انویسٹمنٹ ایک دفعہ کر دیں اور ہر سال اس قدر منافع بخش ویکسین ایکسپورٹ کریں. انڈیا ہی بہت ساری آپ سے خرید لیں، بنگلہ دیش بھیجیں، سری لنکا بھیجیں، چائنا بھیجیں، کیونکہ یہ بڑا مہنگا پروڈکٹ ہے. اس کا 1 گرام $650 سے لے کر $5,500 تک بکتا ہے. گل سنو، اسی کو منظور جوگی دے بیٹے نہیں ہے کہ سارا سب کہڑے پاس لا رہے سر؟ سر ہمارا المیہ دیکھیے کہ حکومت کے کسی ادارے کے پاس سنیک بائٹ کے کیسز کا پراپر ریکارڈ ہی نہیں ہے، ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے بالکل. اور میرا سوال ایک بار پھر چاروں وزراء اعلیٰ سے ہے، یعنی خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ، جہاں سب سے زیادہ وکٹمز ہیں. سندھ میں تو بہت زیادہ ہیں. اور سر چاول کے سیزن میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب چاول کی بوائی شروع ہونے والی ہے، اور ایک سانپ جو بہت عام ہے، کامن کریٹ، جو کالا سنگ چور ہے، وہ اس پہ آئے گا. اور اس کو تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک سانپ اسے قرار دینا چاہیے. یہ اپنی انٹینسٹی میں سب سے خطرناک نہیں ہے، لیکن اپنے دھوکے اور فریب میں، کیونکہ اس کو میٹھا زہر کہتے ہیں. سنیک بائٹ کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کسی نے کاٹا. وہ لگتا ہے جیسے چھوٹا سا کوئی کانٹا، کچھ چلتا کوئی چیز لگی ہے، اور 5 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پورے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خواہ آپ اس کا علاج ہی کرنا شروع کریں. کوبرا اس سے کم خطرناک ہے. آپ کو کاٹتا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے کس نے کاٹا ہے. اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش اس دفعہ یہ ہے کہ حضور، سندھ کے لوگوں نے خاص طور پہ ہمیں جیسے شکایت کے انداز میں بتاتے ہیں کہ ہمارا محسن وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بلکہ پیاز ہے. وہ پیاز کی وجہ سے بچتے ہیں کہ اگر آپ تھر پارکر میں دیکھیں، صحرائی علاقے میں دیکھیں تو 3 طرح کے وہ بندوبست کرتے ہیں بیچارے. ایک تو ان کی چارپائی بہت اونچی ہوتی ہے، بہت اونچی، عام چارپائی سے تقریباً ڈبل، اس سے بھی کچھ زیادہ، اور چاروں پایوں کے ساتھ پیاز بندھا ہوتا ہے، کیونکہ پیاز سے سانپ الرجک ہوتا ہے. لیکن کچھ سانپ ایسے ہیں جو پیاز سے الرجک نہیں ہوتے، وہ بھی بائٹ کر لیتے ہیں، جن میں ششکار ایک سانپ ہے. اور آپ کو پتا ہے ششکار ہی کی قسم ہے رسلز وائپر. سندھ میں اس کو ششکار کہتے ہیں، اور یہ ریت کے اندر چلنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور پھر چارپائی کے گرد ایک چھوٹی سی خندق بھی کھودی جاتی ہے صرف اس سے بچنے کے لیے، اور وہاں پر بھی کوئی بندوبست نہیں ہے اینٹی سنیک وینم. خدارا اپنے بڑے پروجیکٹس میں سے، اللہ کرے آپ ہمیشہ میگا پروجیکٹس لگاتے رہیں جب تک آپ اقتدار میں رہیں. پتہ نہیں کب تک رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ پیسے، صرف 40 کروڑ روپیہ، آپ کے تو ہاتھ کی میل ہے جتنا پیسہ آپ کے پاس آج کل آ چکا ہے. میں سرکاری پیسے کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے 40 کروڑ مختص کر دیں، NIH کو دیں،
वो घोड़ों की तादाद बढ़ाए और आप ये कीमती सरमाया एक्सपोर्ट भी कर सकते। एक बंदे ने प्याज नहीं मिले, उन्हें अपनी मंजी ने टमाटर बांधते। मुझे भी एक दफा सांप ने काटा था सर। जी हाँ, मर गया फिर? नहीं, वो अपनी वैक्सीन लाभ रहे थे सर। सर सांप अगर सामने आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कोई चीज उठानी चाहिए जो आप जिससे मार सके उसे। पर चीज उसे ना हो लब्धे अच्छा नहीं, कोई चीज हाथ में पकड़े और उससे मार दे। सर उसे चीज ना हो चीज वाली जगह तो बंदा ले जाए। और सप के साडा बैंड होई है कि पाई जरा चीज वाली जगह ते आना। अब मिर्जा साहब ने कोई सप लड़िया सी सर। अच्छा, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ठीक हो गई। एक मेरा दोस्त है, कहंदा जी सप ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਸਵਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। यार इतना तरद्दुद तुमने करना, उसको पकड़ो फिर मुंह खोलो। नहीं सर, पहले निसवार लग जाओ। पहले क्योंकि तंबाकू बहुत जहरीली चीज है। अंदाजा करें, सांप मर जाता है, आप रोज 20 सिगरेट पीते हैं और आप पर कोई असर नहीं होता। तो सर ये जो बीन बजा के सांप पकड़ते हैं, ये बेकार बात है। ये तो इतनी बेहुदा बात है कि मैं इसका जवाब भी देना पसंद नहीं। उनकी टोल क्यों जाके सांप? सर गुग्गा पीर कहते सन कि सप्पां दा बिस्तर करके सौंदे सन ऊपर। ये गुग्गा पीर जो है वो सन्यासी, एक ऐसा पीर था जिसके पास कोई एक सन्यास, कोई एक चीज, कोई ऐसा फार्मूला था कि सांप उसका लिहाज करते थे। लेकिन जो लेजेंड है वो यही कहती है कि सांप के डसने से ही मरा था गुग्गा पीर, क्योंकि उसके जूते में यही बेमुर्शदा खतरा उसके जूते में बैठा हुआ था। जब उसने जूता पहना तो उसने काट दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जूता झाड़ के पहनना चाहिए अगर आप ओपन में बैठे हो। सर एक वो भी सप कहते हैं जो कपड़े ला के निकल जाता, वो खलड़ी जी अपनी। वो तो कुंज होती है, उसकी झिल्ली होती है। जैसे आप नौखून नहीं कटवाते, आप तो खैर नहीं कटवाते होंगे, आप नॉर्मल लोग कटवाते हैं। क्यों नहीं कटता? मैं सारे लाहौर दे खारिश करता फिर। खारिश नहीं, तू घोड़े नूं खरखड़े करदा है। मिर्जा साहब ने एक बार सप लड़न आया सी सर। अच्छा, वो इन्हां तो भी गरीब सी। इन्हें मंजी ना प्याज बन्ने, वो प्याज खोल के ले गया। रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खोतिनोज रात, ताजदारे हरम हो निगाह करम एक ऐसा लाजवाल कलाम है कि जिसे सुनकर आज भी हम मुसलमानों की रूह लहक उठती है। ये नजराना अकीदत पेश करेंगे मोहम्मद अंस असलम कादरी साहब, और ये एक तरह से ट्रिब्यूट होगा गुलाम फरीद साबरी कव्वाल जैसे लेजेंड के लिए। जी जनाब। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे गरम हो निगाहे करम, ताजदारे गरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे गम, कोई अपना नहीं गम के मारे गम। आपके दर पे फरियाद लाए गम,
غم کے مارے گئے غم آپ کے در پہ فریاد لائے گئے غم ہو نگاہ کرم محمد ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار غرم کہ میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے دکھ رنج و علم سب جٹتے گئے دکھ رنج و علم سب جٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے دستے ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار غرم نگاہ کرم تاجدار حرم جزاک اللہ ویلکم بیک خواتین حضرات وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا آئیے دیکھتے ہیں خبر ہے کہ معمولی کیسز کی وجہ سے سعودی جیلوں میں بند پاکستانی برے حالوں میں ہیں 2000 کے قریب قیدی ہیں اس وقت سعودی جیلز میں اور ان میں سے 99.9% وہ ہیں کہ جو بہت معمولی انتہائی معمولی لغزش کی وجہ سے مثلا پاسپورٹ گم گیا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا پتہ نہیں چلا کوئی چھوٹی سی دستاویزی غلطی اور اگر کوئی بہت بڑا جرم ہے تو وہ یہ کہ آپ اوور سٹے کر گئے اور اوور سٹے پر سزا یہ دی جاتی ہے کہ آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور پھر فوراً ڈیپورٹ ہونا پڑتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں اور دوسرا یہ کہ اگر جرمانہ ادا کر بھی دیں تو ڈیپورٹ ہونے کے لیے ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں چنانچہ وہ وہیں پڑے گلتے سڑتے رہتے ہیں ہمارے سفارت خانوں کا کردار کہیں بھی قابل رشک نہیں ہے بہت برا حال ہے ایون لوگ امریکہ سے شکایت کرتے ہیں یہ جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے اس حوالے سے کم 1000 شکایتیں ہمیں موصول ہو چکی ہیں اب حکومت کو چاہیے کہ محض سعودی عرب ہی نہیں سعودی عرب کو مثال بناتے ہوئے فوری طور پر یہاں سے یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر چھوٹے چھوٹے جرائم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں پاکستانی انہیں واپس بلائیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ ایون PIA کو انوالو کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اب دیکھیں نا جس کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے بھائی آپ لے آئے آتے ہی تو وہ FIA کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اس بدنصیب سے اور اگلی پچھلی بڑی وصولیاں کر لی جاتی ہیں تو ٹکٹ بھی دے دیں گے اس کے لوائی ہاں ٹھیک ہے گینڈے کیوں مار رہے ہو اس بیچارے کو لات کلمنت کوئی طرح مسئلہ ہے ایمی کام ہو لات کلمنت تم مت بولو تم بولو ہی مت وہ کہہ رہا مت بولو انیدہ سیدھی طرح کیوں نہیں آتا تو نہ بول بات سنو تم کس جرم میں پکڑے گئے ہو یہ جو سب سے پیچھے ہے انہیں واشروم جو صابن چوک لیا سی اس نے کیا کرنا تھا انہیں کھانا سی سر اصل جی میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو میں نے پتہ نہیں لگا جی اور بات سنو بھینسے اچھا اتنے دو نے کن واقعہ جی یہ بھینسا وہ تو ہاتھی ہے وہ بھینسی ہے تمہارا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تمہیں پتہ نہیں چلا سر وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا جی یہ تو گردہ ایکسپائر ہو گیا پتہ نہیں لگا یہ تو پیو اسپائر ہوگا سیر پتہ نہیں لگا
अपने घर वालों को इत्तला नहीं दी? सर जी उन्होंने तलाह भी दी है, गल सुनी अनसुनी कर देंगे ने। कहां से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा जी फैसलाबाद नाल। हाँ जी, ये फैसलाबाद घर फोन कर दे, वो कोई जुगत कर देंगे ने। اول ما دي اشياء صور خلنا دستي صوره صوره دجا ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ सामने के स्टाइल हुआ अच्छा मैनू ये सजा ना दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰ। ਹਾਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਫੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲਈ। जिंदा थे मैं जरूर सी ओदे बगैर भी। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी ए दी अम्मी ते ए दी दादी है। सौ नमस्ता शराब तुम मेरे नजर से आओ। अच्छा तू कल भी मेरे ते डिग पिया सी, तेरी मेहरबानी मेरे तो पर है। صونا محنا زور محنا زور محنا ظاهر وخلا هذا الله هنا قل له ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। अच्छा रहिंदा भी साडे नाल है, अद्धी जेल च सौंदे ते अद्धी सारे ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, हाँ इसने क्या किया है? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦੀ FIR ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿੱਕਾ। ਸੋਨੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਜੀ। سو محنا ظلما زين خل تنزلك ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ صور मेरे को बस सागू दी लालसा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। चोरी की होगी, तुम्हारी शक्ल चोरों जैसी है। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। سمخنا بزدي زو مخرو ما نداسي sama kura zakuni doguni makaya baba sikiri dakosi। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ। ये तो चिन्योटी स्टाइल में गा रहा है। ਇਹ ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ। हाँ जी लग रहा है। ਨਦੀਮ ਕਾਲੇ ਲੂਣ लूने का ताल्लुक नमक से नहीं है, ਹੋਰ ਕੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हद होगी। लूने होते हैं जो खाडी होते हैं, खड्डी के ऊपर काम करते हैं, कपड़ा साज होते हैं जो, उन्हें लूना कहते हैं। तुम समझ रहे हो कि लूना नमक के साथ इसका कोई ताल्लुक है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਥੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ। जो उसका घोड़ा था। ਪਹਿਲੀ ਦੁਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੋਸੀਫਾਲੀਆ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਲਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੁਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 5-7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਈ ਵੰਜ ਸਜਣ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ। फिर चिन्योट चला गया। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਨਿਓਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? उस वक्त चिन्योट डिस्ट्रिक्ट नहीं था, झंग का हिस्सा था। वाह वाह वाह। भवाना चिन्योट ये झंग के हिस्से थे। वो भी उन्होंने गाना बड़ा अच्छा है, गड्डी तू मंगा ला तेल मैं पवानी है। हाँ 2-3 गाने हैरत अंगेज तौर पे इस बंदे के बहुत अच्छे। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਲੈ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਨੀਆ। गड्डी मैं मंगा ला, साफ तू कर दे। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਦਿਓ, ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੱਟੂ ਬੱਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। वल्ला मैंने लस्सी ना सुम्मा नहीं ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। अच्छा तुम अपनी रुदात बताओ, तुम अंदर से बाहर कैसे आए? मैं अंदर से बाहर ऐसे आया। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੈ ए
फैज खुसरे ने बाबा ही छेड़िया सी दरीचा बेसदा कोई नहीं है अगरचे बोलता कोई नहीं है। अच्छा मुझे लगता है कि ये माठी शायरी की वजह से अंदर हुआ। किस कदर फजूल मतलब एनो गुलाम अली साहब ने अंदर करवाया। अच्छा सिंगर साहब ये बताएं आप करने क्या आए थे यहाँ पे? मैं एक गरीब घराने का तलक रखना। वो तो तेरे मुंह तो लग रहा है। तो तुम आए कैसे यहाँ पे? ਇਹ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 30 ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। क्यों क्या मतलब? ਇਹ ਮੰਗਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। बल्कि हैरानगी एक ही हो गया है। ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਪਾਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਈ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। तो जी हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।